नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टोंक से, जहां पर तकिए और गद्दे बनाए जाने वाले कारखाने में बीती रात भीषण आग लग गई। अंबेडकर नगर की रिहायशी बस्ती में के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर एक आवासीय मकान में ये कारखाना संचालित किया जा रहा था। सूचना पर दमकल और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन लाइट नहीं काटे जाने के चलते दमकल वाहन बस्ती में प्रवेश नहीं कर सके, जिसके चलते आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। लगभग पौने 2 घंटे की देरी पर पहुंची विद्युत निगम की फॉल्ट कंट्रोल टीम की पूरे क्षेत्र की लाइट काट दिए, जिसके बाद दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर आग की ये तस्वीर, जिसको बुझाने में टीम लगी हुई है। हालांकि आग पर काबू पाया जा सका है। लाइट कटने की वजह से काफी देरी हुई आग बुझाने में, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया और फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। बिल्डिंग है ना, वो रहने वाली है और इसमें कारोबार कर रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। और इसमें रुई के गद्दे भरे हुए थे, सारे के सारे पूरे खाक हो गए। कुछ तकिए बचे हैं इसमें। बाकी हादसा ज्यादा भयानक भी हो सकता था, क्योंकि पड़ोस में मकान है। श्रीमान, लाइट की भी सिचुएशन नहीं थी। मेरे कहने के बावजूद कम से कम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट से देरी लाइट कटी। बाकी काफी पहले कवर हो जाती है आग। शॉर्ट सर्किट से लगी है, पता नहीं। थोड़े से इधर असामाजिक तत्व भी आके बैठ जाते हैं दारू पानी पीने। 2-4 बार में भगा भी दिया, एक वो नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो थोड़े गुंडे बदमाश आदमी हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब तकिए वगैरह फोम के तकिए गद्दे ये भरे जाते हैं। ये सलीम नाम का व्यापारी है, गद्दों के तकियों का ये जो व्यापार करता है, फोम के बनाता है। उसने यहाँ पे पटवारी जी का मकान है, रिटायर्ड, उसमें गोदाम सा बना रखा है, काम यही करता है। अंदर कोई था नहीं, लोग देख के गया था। आग लगने के बाद ही उसको पता चला है आग। और अब बात करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर देश की शान बढ़ाने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है, जिसको कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं। दूसरी तस्वीर जयपुर बीजेपी ऑफिस की है, जहां सीएम राजीव प्रकाश जावड़ेकर सहित कई पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में बीजेपी कोर ग्रुप ने दावेदारों पर मंथन किया और 200 सीटों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने आवास पर फीडबैक लेंगे। तीसरी तस्वीर दिल्ली दरबार में कांग्रेस की बैठक की है, जहां बैठक में 75 से 80 सीटों पर नामों पर सहमति बनी है। इन नामों पर आज सोनिया गांधी के आवास पर सीईसी की बैठक में रखा जाएगा और इस बैठक में इन नामों पर मुहर लगने के बाद पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और सीधे लिए चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ, जहां पर आज इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति, रन फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम है। आज सरदार पटेल की जयंती है। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि देते हुए। सरदार पटेल की आज जयंती है। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है दिल्ली में, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली से यह सीधी तस्वीर। आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस मौके पर दिल्ली में
रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीर है जयपुर की, जहां पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम के दौरान दौड़ लगाते हुए इसमें छात्र और युवा सभी मौजूद हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया जाता है और आज इस मौके पर उन्हें याद करते हुए ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। थोड़ी देर पहले की है, आपको बता दें कि यह तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जहां पर लोगों ने दौड़ लगाई। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत तमाम छात्र और युवा छात्राएं भी मौजूद हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को लेकर उत्साह है और वो देश की शान बढ़ाने वाली पटेल की प्रतिमा को कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के साथ पूरे देश में एकता की दौड़ में शामिल होने की अपील की है। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को कुछ ही घंटों में पीएम मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं। देश की शान बढ़ाने वाली नायाब कारीगरी से बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों के दीदार के लिए तैयार है। ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी है। तो ये प्रतिमा एकता का प्रतीक है, पूरा राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पूरा किया गया है, जो पर्यटकों के लिए बेहतरीन ठिकाना बनने वाला है। 19,700 वर्ग किलोमीटर में फैली इस परियोजना में करीब 17 किलोमीटर लंबी फूलों की घाटी भी है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के सीने तक जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है, जिससे आपको नर्मदा नदी के विहंगम दृश्य के साथ सरदार सरोवर बांध का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वह स्थान भी नजर आएगा जहां एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र मिलते हैं। यहाँ एक ऑडियो विजुअल गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें सरदार पटेल की जिंदगी पर फिल्म देखने को मिलेगी। पर्यटन विभाग ने मूर्ति से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी भी बनाई है, जहां आप रात भी गुजार सकते हैं। अब जान लीजिए इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखने के लिए 3 से 15 साल के बच्चों को 60 रुपए देने होंगे। वयस्कों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 120 रुपए खर्च करने होंगे। प्रतिमा के पास बने म्यूजियम और वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए 350 रुपए देने होंगे। स्टैच्यू तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को बस लेनी पड़ेगी, जिसका किराया 30 रुपए होगा। तो फिर आइए, आपका स्वागत करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको बताते हैं जयपुर बीजेपी ऑफिस में टिकटों को लेकर हुए महामंथन से क्या निचोड़ निकला। टिकटों को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पूरी हो गई है। इस मैराथन बैठक में प्रदेश की 200 सीटों पर मंथन हुआ।
सीएम राजे की मौजूदगी में एक सीटों पर दिग्गजों ने विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर एक प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है, जबकि कुछ सीटों पर पैनल में 2-2 दावेदार तय किए गए हैं। वहीं अब इन नामों को दिल्ली हाईकमान के पास रखा जाएगा, जहां 1 नवंबर को होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में विचार होगा। 2 दिन यहाँ की बैठक हुई, यहाँ पूरी विस्तार से चर्चा करके यहाँ से सिफारिशें तय होती है, वो अब केंद्र के सामने रखी जाएगी और केंद्र उचित समय पे उस पर निर्णय करके घोषित करेगा। बैठक के दौरान कुछ सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। सूत्रों के मुताबिक ओसियां से कर्नल सोनाराम का नाम प्रबल दावेदार के रूप में सामने आया है, जबकि सवाई माधोपुर से विधायक दिया कुमारी को लोहावट से उतारे जाने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा कोलायत से पूनम कंवर भाटी का नाम भी संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आया। बहरहाल ग्रुप ने उम्मीदवारों का चयन का पूरा काम कर लिया है। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर जाकर टिक गई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा के साथ सौरभ गिरस्ती की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर अंतिम मुहर लगा सकती है। दिल्ली में सीईसी इस पर अंतिम फैसला लेगी, लेकिन पार्टी ने दागदार उम्मीदवारों के साथ लगातार हारने वाले उम्मीदवारों से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के रण में कांग्रेस का जीत वाला दांव, सहमति से उम्मीदवारी होगी तय, सीईसी में लगेगी अंतिम मुहर। में नहीं है, नाम तो पूरे 200 नाम है की तैयारी है, लेकिन आम सहमति से, सभी सहमति से जितने मैक्सिमम निकल जाएं, कोशिश हमारी वो है कि सबकी सर्व सहमति से लिस्ट। कोई पैमाना बना? जीत दिलाने वाले उम्मीदवारों की तलाश में मंथन कर रही कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जाहिर तौर पर इसमें वैसे उम्मीदवार होंगे जिनकी उम्मीदवारी पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हालांकि लगातार हारे दिग्गज उम्मीदवारों पर पार्टी क्या रुख अपनाएगी, इसे लेकर भी अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया है। निश्चित रूप से अभी जो क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें जो 2 बार हारे हुए लोग हैं उनके बारे में क्या करना है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के कुछ गाइडेंस हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उस आधार पर किस प्रकार से हमको आगे जाना है, इन विषयों पर मेन रूप से चर्चा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का दावा है कि कांग्रेस ऐसे चेहरों पर दांव लगाएगी जो न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ हों बल्कि सरकार बनाने में भी कारगर हों। हम लोगों को तो राहुल जी ने कहा है कि हम सबसे बेस्ट उम्मीदवार लेकर आएं, और उनकी प्राथमिकता है कि नौजवान भी हों, अनुभवी भी हों और जिन लोगों को जनता पसंद करती हो। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने पैनल शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस इस बात का खासा ख्याल रख रही है कि पार्टी के फैसले में आम सहमति दिखे, और पायलट का दावा है कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। काफी हद तक काम हो भी गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम नेताओं ने एक स्वर से कांग्रेस राजस्थान में कैसे सरकार बनाए, उस दिशा में काम करने की अपनी पहली प्राथमिकता को व्यक्त किया है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी युवा और जीत सकने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है। हालांकि इसमें सामाजिक समीकरणों पर ध्यान रखने के साथ ही दागदार उम्मीदवारों से दूरी बनाने पर भी सहमति बनी दिखती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। राजधानी के करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षक इस वक्त बड़े असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूलों में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं इसी दिन पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। साथ ही आज के ही दिन सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होनी है, और इन तीनों कार्यक्रमों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शिक्षक संगठनों ने प्रशासन से ड्यूटी लगाने से पहले एक बार क्रॉस चेक करने की गुहार लगाई है। 31 तारीख को जो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जा रहा है माननीय सरदार पटेल जी की स्मृति में, इस दिवस के दिन 3 कार्यक्रम शिक्षकों के लिए निर्धारित कर दिए गए। एक तो शिक्षकों को विद्यालयों में आना है, वरिष्ठ अध्यापक की आरपीएससी की परीक्षा चल रही है उसमें ड्यूटी देने जाना है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विभाग के चुनाव हेतु
प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक बड़े पसोपेश में हैं कि वो कौन सी ड्यूटी करे। शिक्षकों के सामने शीतकालीन ये जो अवकाश आया दीपावली का, वो दीपावली का कार्य तो भूल गए, अपितु ये विडंबना में फंस गए कि वो कौन सी ड्यूटी करने जाएं। तीनों ही कार्य महत्व के हैं। बात करते हैं अब स्वाइन फ्लू की। कोटा में स्वाइन फ्लू के कारण 40 मरीजों की मौत हो चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि अस्पतालों में जांच के लिए पीसीआर मशीन तक नहीं है। मंत्री के आदेश के 1 साल बाद भी स्वाइन फ्लू की जांच की पीसीआर मशीन नहीं खरीदी गई है। अब मशीन का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर सहित 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर 4 दिसंबर को जवाब तलब किया है। अर्थात मेडिकल प्रशासन द्वारा इस मशीन को खरीदने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई गई है अब तक, और ये जानते हुए भी कि स्वाइन फ्लू जोरों पर है। इसी बात को लेकर के, इसी समस्या को लेकर के मेरे द्वारा एक मामला स्थायी लोक अदालत कोटा में रखा गया है, जिसके अंदर प्रार्थी अधीक्षक न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्राचार्य डॉक्टर गिरीश वर्मा व जिला कलेक्टर को। अब एक ऐसी खबर जिससे आपको सावधान रहना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। सावधान हो जाइए। इस बार दीपावली पर निकलेगा दिवाला। गया था मावे के सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। बीकानेर से लगभग 800,000 किलो जो मावा भीलवाड़ा में बिकने के लिए आ रहा है। इसके अंतर्गत सुबह 6:30 बजे हमने बस रुकवा कर देखी, उसमें सही पाई गई, जिसमें से सभी पीपों की जांच की तो लगभग 10 पीपों में मिलावट की पुष्टि हुई, जिनका सैंपल हमने लिया है और इसको रिपोर्ट आने तक कोल्ड स्टोरेज में सीज किया जाएगा और बाकी दूसरे मावे का सैंपल लेकर बॉडी लेबोरेटरी में भेजी जाएगी। और जो मावे वाले पास खाद्य लाइसेंस नहीं था उसको खाद्य लाइसेंस का चालान पेश किया जाएगा और ये कार्यवाही आगामी दीपावली तक जारी रहेगी। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी के चलते इस बार भीलवाड़ा में मीठा जहर घुलने से बच गया, लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि त्योहार नजदीक है। ऐसे में सतर्क रहें और सोच विचार कर मिठाइयाँ खरीदें। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। वहीं दिवाली पर पटाखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। दिवाली पर आपकी और हमारी खुशियां दम न घुटने लगे, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आतिशबाजी की इजाजत दे दी है। 23 अक्टूबर के आदेश में इसके लिए कई पाबंदियां थीं, लेकिन अब कोर्ट ने नए आदेश में कुछ रियायत दी है। 23 अक्टूबर को जो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ है उसने एक डिटेल्ड 54 पेज का ऑर्डर दिया है। उसमें 17 डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए हैं। मूलभूत अगर हम चीज को समझना चाहें तो कोर्ट की ये मंशा है कि दिवाली के टाइम पे जो फायर क्रैकर जलते हैं उससे पॉल्यूशन बहुत होता है, तो कोई ना कोई एक तो समय सीमा बनानी पड़ेगी, किस तरीके के क्रैकर्स यूज होंगे, और अगर कोई जो दुकानदार है बिना लाइसेंस के बेच रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह के 17 अलग अलग डायरेक्शंस दिए। अब जरा सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन देख लीजिए। राज्यों में ग्रीन पटाखों की पाबंदी नहीं। दिल्ली एनसीआर में रात में पाबंदी 2 घंटे ही रहेगी। दूसरे राज्य अपने 2 घंटे खुद तय करें। केवल लाइसेंस धारक व्यापारी ही बेचेंगे पटाखे। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी। नई सुप्रीम गाइडलाइन पर दुकानदारों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली एनसीआर में जो बंद है, जो वहाँ पर वातावरण प्रदूषित होता है, उस वजह से पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में रिट लगी गई थी। उस रिट को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, तो हम सब व्यापारी तो उससे खुशी हैं। बाकी रही बात जो उन्होंने 2 घंटे टाइमिंग का दिया है, उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि साल का 1 दिन का त्यौहार है। उसको 2 घंटे की जगह 4 घंटे करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। इसमें एसएचओ को आदेशों की पालना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने अभी प्रेजेंटली जो पुलिस का जो रोल है उसके अनुसार हमने सभी एसएचओस को, एसीपीस को, डीसीपीस को डायरेक्शंस दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको पूर्णतः पालना की जाए। हमारे पास नॉइज़ मेजर करने के लिए कुछ डेसिबल मीटर्स हैं जो हमने फील्ड में दे रखे हैं, और कोई भी उससे जो निर्धारित नॉइज़ है उससे ऊपर अगर होगा तो उसकी हम उस दिन इस्तेमाल करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हालांकि कोर्ट ने उन पटाखों पर रोक लगा दी है
जिन पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा हो। बहरहाल कोर्ट की नई गाइडलाइन से दुकानदार और आम लोगों ने भले ही राहत की सांस ली है, लेकिन अपनी सांसों का ख्याल भी हमें ही करना है। इसलिए कोर्ट ने भी ग्रीन पटाखे पर जोर देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल पुलिस की है, क्योंकि पुलिस के पास इन आदेशों का पालन कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। इसलिए जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा ताकि इस तरह के आदेशों की ज़रूरत ही ना पड़े। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18।